हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी ए डिम्पल डांगी। आज मैं आपको SQC1 कराऊंगी। एक बार बता दूं कि ये SQC1 और SA220 एक साथ ही मैं पढ़ाऊंगी। दोनों के टॉपिक्स एक जैसे हैं, मतलब ज़्यादा ये SQC1 बात करता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो SA220 है वो बात करता है जो इंगेजमेंट पार्टनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनको क्या क्वालिटी कंट्रोल अपने जैसे ये बात करता है SQC फर्म के हिसाब से बात करता है कि उनके अंदर कैसे क्या क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। तो अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। और ये SQC1 है, ये जरूरी नहीं खाली ऑडिट्स के ऊपर ही हो, ये ऑडिट्स प्लस रिव्यू जो करते हैं हम लोग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, वो दोनों पे अप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पर बता रहा था क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म फॉर द फर्म्स, ये फर्म्स के बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये SQC फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। फॉर द ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। फिर आता है पर्पस। SQC1 का पर्पस क्या है? फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लेके आने की। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए उनके वहाँ पर, ऑडिट के लिए भी और रिव्यू के लिए भी, ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर अब बताता है कि सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जो भी क्वालिटी कंट्रोल की जो भी सिस्टम होने चाहिए वो एक हम लोग को रीजनेबल एश्योरेंस देनी चाहिए। वो हम लोग को रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे किस हिसाब से, कि रीजनेबल एश्योरेंस किस में प्रोवाइड करेंगे कि फर्म और जो उनके जो पर्सनल काम कर रहे हैं अंदर, वो लोग कंप्लाई कर रहे हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट को, दोनों को वो लोग कंप्लाई कर रहे हैं, और रिपोर्ट्स जो भी इशू कर रहा है फर्म वो अप्रोप्रिएट है। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये एलिमेंट्स है जो क्वालिटी कंट्रोल के जो 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये पूरा का पूरा SQC1 को खत्म करते हैं ये लोग। मतलब ये पूरा डिस्कस हो जाएगा तो SQC1 ओवर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट्स। ये एलिमेंट्स है क्वालिटी कंट्रोल के, और एक एक करके सब एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे। अब आता है लीडरशिप। जैसे फर्स्ट है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक एलिमेंट है क्वालिटी कंट्रोल का। मतलब ये 6 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा एक फर्म को, और इन पे कंट्रोल्स या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। पूरा SQC पॉलिसी एंड प्रोसीजर के ऊपर ही, क्या आपको कौन से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने हैं, कैसे क्या बनाने हैं, किस नेचर टाइम एंड एक्सटेंट कैसे क्या देखना है, वो पूरा का पूरा SQC1 डिटेल में बता देता है। फर्स्ट मैं बताऊंगी, ये फर्स्ट है एलिमेंट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। इसमें बताया गया फर्म जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है सब्जेक्ट टू ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट फॉर फर्म टू अचीव क्वालिटी। क्वालिटी फर्स्ट हम लोग का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हाँ, कोई भी काम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली क्या बोल के रखा हुआ, जो कमर्शियल कंसिडरेशन जो पैसे मिलते हैं ऑडिटर को, नॉट ओवरराइड क्वालिटी, क्वालिटी को ओवरराइड नहीं करना चाहिए। और खाली पैसे दे के काम नहीं करना चाहिए, क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। और जो भी परफॉर्मेंस है, कंपनसेशन एंड प्रमोशन डिज़ाइन किया हुआ है टू डेमोन्स्ट्रेट फर्म ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी। और जो भी आपको प्रमोशन कंपनसेशन मिल रहा है वो क्वालिटी पे ही निर्भर होगा। और जो भी सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ इट्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। और बोल के रखा आपको सफिशिएंट रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ेंगे उसमें, ताकि आप एक अच्छा क्वालिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर सको और फर्म में क्वालिटी कंट्रोल रहे। फिर सेकंड है एलिमेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, ये वही सेम इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। फिर एक आता है कि इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बारे में बता के रखा हुआ है कि जो आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएंगे वो इनेबल करना चाहिए फर्म को। फर्म को क्या करना चाहिए, जो भी कम्युनिकेट करना चाहिए इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू इट्स पर्सनल। वो बताएगा इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट अपने पर्सनल्स को कि ऐसे आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, इतने शेयर्स नहीं खरीदने, इस टाइप पे वो उनको बताना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अपने जो भी स्टाफ वगैरह काम कर रहे हैं वहाँ पे इंडिपेंडेंस बरकरार रहनी पड़ेगी, कंटिन्यू रहना चाहिए इंडिपेंडेंस। और आइडेंटिफाई करेंगे वो लोग थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, और अगर इंडिपेंडेंस में थ्रेट आ जाती है तो आप करेंगे सेफगार्ड्स अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। फिर जो इंगेजमेंट पार्टनर होता है उसको क्या करना है, इंडिपेंडेंस के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से इंगेजमेंट पार्टनर को, जो कि हेड ऑफ द इंगेजमेंट टीम होता है, उसको क्या करना है, वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फर्म को क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फिर वो प्रॉम्प्टली नोटिफाई फर्म, और क्या कुछ भी थ्रेट अगर आती है इंडिपेंडेंस तो भी प्रॉम्प्टली वो रिपोर्ट करेगा फर्म को। फिर वो कम्युनिकेशन करेगा, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टू अप्रोप्रिएट पर्सनल, कोई जो पर्सनल जो भी अप्रोप्रिएट पर्सनल है उनको कम्युनिकेट करेगा, सो दैट जो भी फर्म है और पर्सनल है वो लोग
डिटरमाइन कर सके कि क्या वो लोग इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो लोग ताकि ये भी हो सके कि वो अपडेट कर सके अपने रिकॉर्ड्स को और अप्रोप्रिएट एक्शन टाइम पे ले सके। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इंगेजमेंट पार्टनर और क्या बोलते हैं ना, फर्म के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर इंडिपेंडेंस ब्रीच। अगर इंडिपेंडेंस में ब्रीच आ जाती है तो प्रॉम्प्ट नोटिफाई होगा, प्रॉम्प्ट नोटिफाई करेंगे हम लोग, और फर्म प्रॉम्प्टली नोटिफाई करेगा आइडेंटिफाई ब्रीच टू एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर को प्रॉम्प्ट नोटिफाई करेगा, फिर अदर रेलिवेंट पर्सनल टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। फिर प्रॉम्प्टली नोटिफ कम्युनिकेशन टू फर्म बाय एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर इंडिविजुअल्स ऑफ एक्शन टू रिजॉल्व। तो ये ब्रीच होगा अगर, तो ये सब करना पड़ेगा, प्रॉम्प्टली नोटिफाई करना पड़ेगा ब्रीच को फर्म टू फर्म, फिर फर्म प्रॉम्प्टली नोटिफाई करेगी ब्रीच एंगेजमेंट पार्टनर को और अदर रेलेवेंट पर्सनल्स को, और फिर वो लोग रिजॉल्व करने का करेंगे कि रिजॉल्व हो जाए फटाफट। फिर आता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर फैमिलियरिटी ब्रीच। एक ही जगह रह के फैमिलियर हो जाते हैं, तो इस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या बनाए कि वो फैमिलियरिटी थ्रेट हो ही नहीं। तो वो सेफगार्ड्स टू रिड्यूस थ्रेट टू एक्सेप्टेबल लेवल, सेफगार्ड्स अप्लाई करने पड़ेंगे, ये आप प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ोगे। फिर फॉर ऑल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी रोटेशन के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। फिर एक नोट दिया हुआ है अनाउंसमेंट के अंदर कि जो फैमिलिटी थ्रेट होते हैं, इंगेजमेंट पार्टनर शुड बी रोटेटेड। इंगेजमेंट पार्टनर जो भी हेड होगा उसको रोटेट करना पड़ेगा आफ्टर प्री डिटरमाइंड पीरियड, नॉट 7 साल तक ही मुश्किल से वो एक जगह पे रह सकता है, उसके बाद उसको रोटेशन में मतलब रोटेट करना पड़ेगा उसको। At least annually, firm should obtain written confirmation of compliance with policies and procedures on of independence। मतलब इंडिपेंडेंस पे जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उसका रिटन कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, ठीक है हाँ हम लोग सब कंप्लाई कर रहे हैं, ये आपको रिटन कंफर्मेशन लेना पड़ेगा उनसे। फिर ये है दूसरा एलिमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ, क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएं कि हम लोग एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस करें क्लाइंट के रिलेशनशिप को। फर्स्ट है पॉलिसी एंड प्रोसीजर ये है कि प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दे दैट कंटिन्यू रिलेशनशिप, हम लोग कंटिन्यू तभी रखेंगे वेयर, हम लोग कंटिन्यू तभी करेंगे कोई भी एंगेजमेंट को अगर हम लोग ये 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं, तभी हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे हम लोग रिलेशनशिप को। फर्स्ट है कि इंटीग्रिटी कंसिडर करेंगे, कंपेटेंट, हम लोग क्या कंपेटेंट है एंगेजमेंट को आगे परफॉर्म करने में, क्या हम लोग एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई तो करें ना, तभी हम लोग कोई एंगेजमेंट को उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो कंटिन्यू करेंगे। ये 3 चीजें होगी तब, मतलब ये 3 चीजें देखनी होगी कि इंटीग्रिटी देखनी पड़ेगी। एक तो फर्स्ट है कि कंपेटेंट, हम लोग कंपेटेंट है कि नहीं है, और फिर ये देखना पड़ेगा कि हम लोग एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिर इसमें एक को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर कंसिडर, ये थोड़ा एक्सक्यूज ही है, मतलब लेंदी है, पर आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं एग्जाम में, तो आपको थोड़ा लगेगा पढ़ने में, पर आप एक बार नोट्स पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैंने बहुत अच्छे से चार्ट के फॉर्म में बना के रखा हुआ है कि आपको थोड़ा समझ में आए अच्छे से और आप पढ़ सको। कंसिडर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी में विथ रिगार्ड टू द इंटीग्रिटी, मतलब क्या भरोसा कर सकते क्या क्लाइंट पे, तो क्या देखना होगा हम लोग को, मैटर फर्म कंसिडर, क्या मैटर देखती है फर्म, उसका देखती है कि उसका रेपुटेशन कैसा है, क्लाइंट ऑपरेशन, नेचर ऑफ द क्लाइंट ऑपरेशन कैसा है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके जो टॉप मैनेजमेंट के जो मतलब ओनर्स है या फिर की मैनेजमेंट या फिर TCWG के, उनका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल्स या फिर अकाउंटिंग। क्लाइंट अग्रेसिवली कंसर्न इन मेंटेनिंग फीस एज लो एज पॉसिबल, क्लाइंट मतलब बहुत चाहता है कि फीस कम से कम हो, ये भी देखेंगे हम लोग। और इंडिकेशन तो नहीं मिल रहे हम लोग को कोई लिमिटेशन ऑन स्कोप की, फिर कोई इंडिकेशन तो नहीं मिल रहा है कि क्लाइंट इन्वॉल्व इन कोई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। रीजन ऑफ प्रपोज अपॉइंटमेंट, मेरा क्यों अपॉइंटमेंट किया और पिछले वाले जो भी प्रीवियस ऑडिटर का उसका मतलब क्यों उसका अपॉइंटमेंट नहीं किया। एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म, जो प्रीवियस जो ऑडिटर थे उनका क्यों नहीं रीअपॉइंटमेंट किया, मेरा ही क्यों किया, तो ये चीज़ देखनी होगी उनको, तभी हम लोग को इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट पता चलेगी। पर ये जो इन्फॉर्मेशन से कहाँ से आएगी हम लोग को, ये इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ से। मैं क्या करूँगी, कम्युनिकेट करूँगी प्रीवियस प्रोवाइडर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग सर्विसेज को, जो प्रीवियस ऑडिटर रह चुका है मैं उससे कम्युनिकेशन करूँगी
इंक्वायरी करूंगी पर्सनल या फिर थर्ड पार्टी से, लाइक बैंकर, लीगल काउंसिल, तो मेरे को ये सब के बारे में, ये सब की जो बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या मैं बैकग्राउंड सर्च भी कर सकती हूँ। अब ये सेकंड है कि कंपेटेंट चेक करना है कि हम लोग कंपेटेंट है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? फॉर कैपेबिलिटीज, कंपिटेंस एंड टाइम एंड रिसोर्सेज मैटर फर्म कंसिडर। तो मैटर क्या क्या, मतलब फर्म क्या क्या, कौन कौन से मैटर्स देखेगी? फर्स्ट, क्या हम लोग के पास नॉलेज है क्या कोई रेलिवेंट इंडस्ट्री जिसका हम लोग ऑडिट करने वाले हैं? एक्सपीरियंस विथ रेलिवेंट रेगुलेटरी, जो उसका रेगुलेटर है उसका हम लोग कुछ एक्सपीरियंस है क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का? और सफिशिएंट हम लोग के पास स्टाफ्स वगैरह है कि नहीं काम करने के लिए, कोई एक्सपर्ट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आगे चल के? इंडिविजुअल टू परफॉर्म इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। एक मैं बाद में पढ़ाऊंगी, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है जो कि एक बार ऑडिट हो जाने के बाद वो क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यू करता है कि हाँ सब सही है कि नहीं, तो क्या हम लोग के पास वो जो पर्सन है वो अवेलेबल है कि नहीं है। कंप्लीट इंगेजमेंट विद इन रिपोर्टिंग डेडलाइन, और एक इंगेजमेंट को हम लोग डेडलाइन तक कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो हम लोग कंपेटेंट नहीं है। फिर आता है वेयर द फॉर्म, ये हो गया कैन कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। फिर वेयर द फर्म ऑब्टेन इंफॉर्मेशन विच वुड हैव कॉज्ड डिक्लाइन इंगेजमेंट, इट मतलब उसको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है उसके पास विच वुड हैव कॉज्ड हिम टू डिक्लाइन द एंगेजमेंट, इफ जब वो उसके पास अर्लियर अगर रहती है वो इंफॉर्मेशन, तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ, अगर वो जब एक्सेप्ट करने वाला था कोई भी एंगेजमेंट तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर बाद में उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, तो उससे उसको लगता है, जो इन्फॉर्मेशन आई है उससे उसको लगता है कि अगर मैं उस टाइम पे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन होती तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता, डिक्लाइन कर देता मैं इस एंगेजमेंट को। तो अब मैं क्या करूं? तो ये बता के रखा हुआ है एसक्यूसी कि आपको ये करना पड़ेगा। कोई आपके पास, कोई ऊपर आपके पास प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है? पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, क्या कुछ पॉसिबिलिटी कि आप निकल सको अभी? अगर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट, अगर आप विड्रॉल करते तो उसके ऊपर क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होना चाहिए? फर्स्ट है मैं क्या करूंगी, मैं क्या निकलने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं एक बार डिस्कस कर लूँ क्लाइंट के साथ कि कुछ वो लोग एक्शन ले ले तो मेरे को निकलना नहीं पड़े। इफ फॉर्म डिटरमाइन अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, तो रीजंस आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों निकल रहे हो, अगर आप निकल रहे हो तो। क्या आपके पास कोई प्रोफेशनल रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है टू रिमेन इन प्लेस? डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट इश्यूज, कंसल्टेशन एंड कंक्लूजन, आप डॉक्यूमेंटिंग भी करोगे, डॉक्यूमेंटेशन कर दोगे। फिर आता है ये वाला भी एक एलिमेंट, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, कैसे क्या स्टाफ की प्रोग्रेस होगी, उनकी क्या ट्रेनिंग्स होगी, कैसे उनका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को बढ़ाया जाएगा, उनको कैसे नॉलेज दिया जाएगा, तो ये इसके बारे में बताता है एचआर। तो आपको पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे, रीजनल एश्योरेंस आप प्रोवाइड कर सको ताकि आपकी जो कैपेबिलिटीज है, जो भी स्टाफ की कैपेबिलिटीज, competence and ethical and commitment to ethical principles and issue reports, और जो रिपोर्ट्स हो वो इशू अप्रोप्रिएट हो। फिर इसमें बोल रहा है कि क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर एड्रेस फॉलोइंग पर्सनल इशू, ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हम लोग बनाएंगे ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा वो। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट, कैसे क्या रिक्रूट होंगे, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, उनका कैसे रिवॉर्ड्स वगैरह दिया जाएगा, उनको परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कैसे किया जाएगा, कैपेबिलिटीज उनकी देखी जाएगी, कंपेटेंस, कैरियर डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल नीड्स, और कैपेबिलिटीज एंड कंपेटेंस को आप लोग डेवलप कैसे कर सकते हो, ये 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप डेवलप कर सकते हो उनकी कैपेबिलिटीज को। फर्स्ट है आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू, कोचिंग दो बाय मोर एक्सपीरियंस स्टाफ, कोचिंग दो बाय मोर एक्सपीरियंस स्टाफ। The firm's performance evaluation, compensation and promotion procedure give due recognition and reward to the development and maintenance of competence and commitment to ethical principles. In particular, the firm make personal, अब ये बोल के रखा हुआ है कि जो भी फर्म की जो परफॉर्मेंस जो इवेल्युएट करता है वो कंपनसेशन देता है, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखता है कि क्या बोलते हैं ना, क्या वो मेंटेन रख रहा है अपना कंपेटेंस एंड कमिटमेंट। तो फर्म को क्या करना चाहिए, फर्म को अवेयर करना चाहिए पर्सनल्स को रिगार्डिंग दी परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग दी परफॉर्मेंस, उनका क्या, हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं पर्सनल से।
प्रोवाइड पर्सनल विद प्रोग्रेस एंड कैरियर डेवलपमेंट, उनको कैरियर डेवलपमेंट देना चाहिए। हेल्प पर्सनल अंडरस्टैंड एडवांसमेंट टू पोजीशन ऑफ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ये कोई मिसलेनियस टॉपिक आते हैं, बहुत कोई मिसलेनियस टॉपिक है इसके अंदर। एक तो असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स। असाइनमेंट मतलब किसी एंगेजमेंट पार्टनर को कोई हम लोग वर्क दे रहे हैं तो उसके बारे में असाइन करना, किसी को वर्क असाइन करना। फर्म शुड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंगेजमेंट टू एंगेजमेंट पार्टनर विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। फर्म असाइन करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक एंगेजमेंट, हर एक एंगेजमेंट टू एंगेजमेंट पार्टनर को, तो ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होना चाहिए। मतलब असाइन करते समय ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर वो इम्प्लीमेंट करेगी। आइडेंटिटी एंड रूल ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर कम्युनिकेटेड टू की मेंबर्स। क्या फर्म ने उसके आइडेंटिटी एंड रूल ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर कम्युनिकेट किया है कि नहीं की मेंबर ऑफ द क्लाइंट को बताया है कि नहीं। एंगेजमेंट पार्टनर की कैपेबिलिटीज, कंपेटेंस वो सब चेक करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लियरली डिफाइंड, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए एंड कम्युनिकेटेड टू दैट मैटर, उसको भी बताना चाहिए क्या तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैपेबिलिटीज एंड कंपेटेंस कंसिडर्ड। अब ये बोल रहे बार बार क्या बोलते रहा, कैपेबिलिटीज एंड कंपेटेंस के बारे में बार बार बोल रहे हैं लोग, तो ये क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या रह चुका है, वो अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसकी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अंडरस्टैंडिंग कैसी है, टेक्निकल कुछ नॉलेज है क्या उसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री क्लाइंट ऑपरेट, जो क्लाइंट जिस पे वो काम करेगा उसके ऊपर क्या नॉलेज है उसका। एबिलिटी टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट, क्या वो अपना प्रोफेशनल जजमेंट अपना दिमाग यूज कर सकता है कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, क्या वो अंडरस्टैंड करता है कि नहीं। तो एक और एलिमेंट है ये परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। Through its policies and procedures, firms seek to establish consistency in quality of engagement performance. वो ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर लगाते हैं कि वो लोग कंसिस्टेंटली क्वालिटी डिलीवर करते रहे। तो मैटर क्या क्या एड्रेस करना पड़ेगा, हाउ एंगेजमेंट टीम ब्रीफ्ड ऑन एंगेजमेंट टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर वर्क, कैसे एंगेजमेंट टीम को बताया जाता है कि तुमको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विद द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट सुपरविजन, स्टाफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग, उनको बताया जाएगा कि क्या कैसे क्या मतलब आपका सुपरविजन होगा, स्टाफ की ट्रेनिंग कैसी होगी, कोचिंग कैसी होगी उनकी, तभी तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्वालिटी रह पाएगी हर वक्त। अगर ट्रेनिंग ही नहीं रहेगी तो क्वालिटी हर वक्त लगातार मतलब कंसिस्टेंट नहीं रह पाती है। तो उसके बाद आता है मेथड ऑफ रिव्यूइंग वर्क परफॉर्मेंस, सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन आनी चाहिए, प्रोसेस टू कीप ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर करेंट। अब यहाँ पर ये बता के रखा कि सुपरविजन आप लोगों का कैसा होगा, सुपरविजन के बारे में बताया था ऊपर। तो सुपरविजन में क्या आता है, एक तो ट्रैकिंग प्रोग्रेस, कैसे वो लोग उनका आगे तक मतलब प्रोग्रेस कैसा हो रहा है उनका ट्रैक करेंगे वो लोग। कंसिडर कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस ऑफ मेंबर सफिशिएंट टू कैरी वर्क, अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, आइडेंटिफाई मैटर्स फॉर कंसल्टेशन बाय मोर एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर। तो ये सुपरविजन में ये तीन चीजें देखी जाएगी। रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिव्यू किया जाता है बाय, रिव्यू का मतलब ये होता है कि मोर एक्सपीरियंस जो भी एंगेजमेंट टीम का मेंबर होता है वो लेस एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम के मेंबर को उसका काम को चेक करता है। तो रिव्यूअर क्या कंसिडर करता है, वर्क परफॉर्म्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रोफेशंस, क्या तुमने जो छोटे वाले का काम चेक करा, जो नीचे है उसके, क्या उसने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार अकॉर्डिंग ही काम किया है कि नहीं किया है। सिग्निफिकेंट मैटर रेज्ड फॉर फर्दर कंसिडरेशन, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन टेकन प्लेस हुआ है कि नहीं, किसी कंसल्टेशन जहाँ लेना था वहाँ लिया है कि नहीं, क्या रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है। नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म सपोर्ट कंक्लूजन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि एविडेंस है जो कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है हम लोग के पास, ऑब्जेक्टिव आपने अचीव कर लिया है कि नहीं किया है। फिर आता है कंसल्टेशन, कंसल्टेशन में किसी से पूछना, राय लेना, कंसल्टेशन। एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इस कंसल्टेशन में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या रहेंगे, ये पूरा एसक्यूसी इस पे ही है कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या होने चाहिए, तो ये आपको पॉइंट्स तो लर्न तो करने पड़ेंगे। फिर आता है कि एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हमने ली है, डिफिकल्ट मैटर पे जो मुश्किल समझ नहीं आता तो उस पर कंसल्टेशन हमने लिया है कि नहीं है एक्सपर्ट का। Sufficient resources available to enable consultation take place, nature and scope of consultation document किया है कि नहीं,
conclusion resulting from consultation documented and implemented. Documentation with other professionals involve difficult matter sufficiently complete and detailed to enable understanding of issue on which consultation sought और रिजल्ट डिसीजन टेकन एंड हाउ इम्प्लीमेंट. ये डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, ये दो चीज हम लोग को. फिर आता है अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, द रिपोर्ट शुड नॉट बी इशूड अंटिल द मैटर इज रिजॉल्व्ड. ओपिनियन में डिफरेंस आ रही है एक्सपर्ट और क्या एंगेजमेंट टीम मतलब कंसल्टेंट जो है उसके एक्सपर्ट के बीच में और जो एंगेजमेंट जो पार्टनर है उसके बीच में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रही है तो आप रिपोर्ट तब तक इशू मत करो जब तक मैटर सॉल्व नहीं हो जाता. ये एमसीक्यू में अगर आ जाए तो आ जाए ये वाला. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या होना चाहिए? रिव्यू मतलब देखना काम को कि सही से किया है कि नहीं. EQCR जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल होता है वो रिव्यू होता है, वो लिस्टेड एंटिटीज का हर वक्त ही किया जाता है और जो लिस्टेड एंटिटीज नहीं है तो उनका सेट आउट क्राइटेरिया करेंगे अगेंस्ट विच ऑल अदर ऑडिट्स एंड रिव्यूज शुड बी इवेल्युएटेड. तो हम लोग सेट आउट क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि अगेंस्ट विच ऑल ऑडिट्स एंड रिव्यू शुड बी इवेल्युएटेड टू डिटरमाइन वेदर EQCR engagement quality control review should be performed. लिस्टेड एंटिटीज का तो करना ही पड़ेगा, पर अगर जो दूसरी है उसके लिए क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि उनका करना है कि नहीं. और अगर ये क्राइटेरिया मेट हो जाता है ये वाला क्राइटेरिया तो EQCR आपको करना पड़ेगा. तो ये क्राइटेरिया है क्या? तो क्राइटेरिया फर्म कंसिडर व्हेन डिटरमाइनिंग इन वेदर मतलब विच एंगेजमेंट अदर देन लिस्टेड सब्जेक्ट टू EQCR करना है कि नहीं. क्या क्या देख के वो कंसिडर करती है, क्या डिटरमाइन करके मतलब क्या क्राइटेरिया सेट करती है? फर्स्ट नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस और रिस्क होगा तो पक्का ही करेगी रिव्यू. और लॉज एंड रेगुलेशन तो नहीं बोल रहा है कि आपको EQCR करना है. फिर एक बता के रखा हुआ है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा फॉर कंप्लीशन ऑफ EQCR बिफोर रिपोर्ट इशू. EQCR खत्म हो जाना चाहिए रिपोर्ट इशू से पहले पहले. फर्म एस्टेब्लिश करेगी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सेटिंग आउट. नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ EQCR, क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी, जो रिव्यूअर हम लोग का है उसका एलिजिबिलिटी देखेंगे हम लोग. डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर EQCR. तो ये तीन चीजें अभी ये एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है. फर्स्ट है कि नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ EQCR, इसमें बता के रखा हुआ है कितना करना है, मतलब कि नेचर टाइम एंड एक्सटेंट कितना करना है हम लोग को EQCR. अगर फर्म में इंडिपेंडेंस ज़्यादा है तो कम करना पड़ता है, तो इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि फर्म के अंदर इंडिपेंडेंस कितना है. सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड, जजमेंट मेड, मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क, appropriate consultation taken or not, significance and disposition of corrected and uncorrected misstatement, जो भी misstatement identify हुआ उसका correct किया है कि नहीं किया है. matter to be communicated to management TCWG regulatory body, working papers selected for review reflect work performed in relation to significant judgment, appropriateness of report issued. ये nature and time and extent of EQCR है. फिर आता है कि आपको क्या एलिजिबिलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी, क्या एलिजिबल है कि नहीं. तो आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी कैसे. एलिजिबिलिटी आप देखोगे उसके अंदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री टू विच एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कैन बी कंसल्टेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हिज ऑब्जेक्टिविटी. कितना हद तक उनसे हम लोग पूछ सकते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, मतलब उसका इंडिपेंडेंस थ्रेट नहीं हो. फिर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोलर. फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात किया था तो इसके बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी कैसे उसका मेंटेन रख सकते हैं. वो एक एंगेजमेंट पार्टनर नहीं होना चाहिए, वो सेलेक्ट नहीं होना चाहिए एज एन एंगेजमेंट पार्टनर कभी भी, क्योंकि अगर वो एंगेजमेंट पार्टनर सेलेक्ट हो जाता है तो वो खुद कैसे रिव्यू करेगा उस फर्म का जहाँ वो काम करता है. नॉट पार्टिसिपेट इन एंगेजमेंट ड्यूरिंग रिव्यू, नॉट मेक डिसीजन नहीं लेगा वो. नॉट सब्जेक्ट टू अदर कंसिडरेशन दैट थ्रेटन हिज ऑब्जेक्टिविटी, उसके थ्रेट आए ऐसा मैं वो मतलब अदर कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए. फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात किया है. प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय फर्म पॉलिसीज ऑन EQCR हैव बीन परफॉर्म्ड. प्रोसीजर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्या क्या उन्होंने EQCR में परफॉर्म किया है.
EQC आर completed before report issued, हाँ. फिर reviewer not aware of any unresolved matter that would cause him to believe significant judgment and conclusion not appropriate. तो ये 3 चीजें आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी. Completion of the assembly of final engagement files. पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि एंगेजमेंट टीम टू कंप्लीट असेंबली ऑन टाइमली बेसिस आफ्टर एंगेजमेंट रिपोर्ट हैज बीन फाइनलाइज. असेंबली आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर एंगेजमेंट रिपोर्ट हैज बीन फाइनलाइज्ड. कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर आता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ये मिसलेनियस है टॉपिक्स. कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्राइवेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. जो भी एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की उसकी कस्टडी कॉन्फिडेंशियलिटी की मैं बात करेगा. ये फर्म क्या करेगी, डिजाइन करेगी एंड इम्प्लीमेंट करेगी अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स फॉर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट टू इनेबल डिटर्मिनेशन बाय हुम एंड व्हेन एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, चेंज एंड रिव्यूड. वो ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएगी कि पता चले कि कब, बाय हुम एंड व्हेन एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट्स कब बने, कब चेंज हुए और कब रिव्यू हुए. ये ऐसा पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएगी कि पता चल सके. इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा. अनऑथराइज चेंजेस नहीं हो सकता है. अलाउ एक्सेस टू एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट बाय एंगेजमेंट टीम एंड ऑथराइज पर्सन ही उसको एक्सेस कर सके एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट्स को. फिर कैसे कैसे कंट्रोल्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. ये बोल रहे कि कंट्रोल्स लगाना पड़ेगा आप लोग को, पर किस टाइप के कंट्रोल्स लगा सकते हैं. जैसे पासवर्ड्स लगा दो, ऑथराइज्ड यूजर्स ही उसको एक्सेस कर पाएंगे. बैकअप की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. प्रोसीजर फॉर properly distributing engagement document to team members, restricting access and confidentially storage of hard copy. Original paper document may be electronically scanned. कभी कभी क्या होता है कि ओरिजिनल जो पेपर होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन किया जाता है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर बता के रखा हुआ है. जनरेट स्कैन कॉपीज दैट रिफ्लेक्ट इंटायर कंटेंट ऑफ ओरिजिनल पेपर डॉक्यूमेंट्स. Integrate scanned copies into engagement files. Enable scan copies to be retrieved and printed. हम लोग स्कैन कॉपीज को रिट्रीव कर सके और प्रिंट भी कर सके. ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए. अब रिटेंशन एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का रिटेंशन के ऊपर क्या प्रोसीजर होगा. इनेबल रिट्राइवल कर सके, एक्सेस कर सके ड्यूरिंग द रिटेंशन पीरियड. प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ चेंज मेड टू एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट आफ्टर एंगेजमेंट फाइल हैज बीन कंप्लीटेड. कुछ भी चेंजेस अगर हुए तो उसके बारे में पता चल सके हम लोग को. फिर इनेबल ऑथराइज्ड एक्सटर्नल पार्टीज टू एक्सेस, ऑथराइज्ड ही उसको एक्सेस कर सके. कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन, कुछ भी कंप्लेंट्स आ रही है तो उसका क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर फर्म ने अप्लाई कर रखा है. तो हम लोग को रीजनेबल एश्योरेंस मिलना चाहिए दैट इट डील अप्रोप्रिएटली. जिससे मतलब कि रीजनेबल एश्योरेंस है कि हाँ ये डील किया हमने. कोई भी कंप्लेंट्स अगर आई है, कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस अगर कुछ भी है, that work performed fails to comply with policy professional standards. अगर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम लोग ने रीजनेबल एश्योरेंस की हम लोग ने डील किया है उसके ऊपर. और एलिगेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ फर्म क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है तो उसको डील किया है हम लोग ने. डॉक्यूमेंटेशन फैक्टर कंसिडर डिटरमाइन फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एविडाइजिंग ऑपरेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. तो ये डॉक्यूमेंटेशन के फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेंगे कितना डॉक्यूमेंटेशन करना है ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल. मतलब जो पढ़ के आए ना हम लोग एलिमेंट्स, वो कितना हद तक डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करना होगा. एक तो साइज ऑफ द फर्म्स एंड नंबर ऑफ ऑफिसेस, डिग्री ऑफ ऑथोरिटी बोथ पर्सनल एंड ऑफिसेस हैव, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फर्म प्रैक्टिस. मॉनिटरिंग एक क्वालिटी कंट्रोल का एलिमेंट है. मॉनिटरिंग मतलब देखना कि काम सही से हुआ है कि नहीं. मॉनिटरिंग पर्पस adherence to professional standards, quality control system appropriately designed. ये सब पर्पस है मॉनिटरिंग का. एक तो आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को अडहेयर किया है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम डिजाइन अप्रोप्रिएटली हुए है कि नहीं, फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अप्रोप्रिएटली अप्लाइड सो दैट रिपोर्ट सही से अप्रोप्रिएटली इशू हुई है कि नहीं. यही इसका मॉनिटरिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब पर्पस है. फिर आता है कि मैनर इन विच इंस्पेक्शन साइकिल ऑर्गेनाइज प्लस टाइमिंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट डिपेंड्स ऑन फैक्टर.
फर्स्ट है कि कितना कौन कौन से एंगेजमेंट को मॉनिटर करना है, अपन को सेलेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, ये एंगेजमेंट को हम लोग को मॉनिटर करना है, चेक करना है उसको। नेचर साइज ऑफ द फर्म से पता चलेगा, नंबर एंड लोकेशन ऑफ द ऑफिस, रिजल्ट ऑफ प्रीवियस मॉनिटरिंग का रिजल्ट क्या रह चुका है, अगर खराब रह चुका है तो फिर से मैं करूंगी इसको मॉनिटर। डिग्री ऑफ ऑथोरिटी बोथ पर्सनल एंड ऑफिसर्स हैव, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फर्म एंड रिस्क एसोसिएटेड विद फर्म क्लाइंट। इसमें थोड़े है पॉइंट्स बहुत सारे हैं SQC1 में, पर पढ़ना फिर तो पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड मैटर। ऑनगोइंग हम लोग को कंसिडरेशन करना पड़ेगा, इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का हर वक्त ऑनगोइंग हम लोग को देखते रहना पड़ेगा। एनालिसिस करना, क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल में देखते रहना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। न्यू डेवलपमेंट तो नहीं हो रहे कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, अगर हो रहे तो अब हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। रिटन कंफर्मेशन लेना पड़ेगा सबसे, कि वो मैंने पहले बताया था आपको, रिटन कंफर्मेशन लेना होता है सब पर्सनल से कि आप लोग इंडिपेंडेंस को फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डिसीजन एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ेगा। कम्युनिकेशन टू पर्सनल ऑफ वीकनेस आइडेंटिफाइड, और फिर उसके बाद फॉलोअप करना पड़ेगा। मैनर इन विच इंस्पेक्शन साइकिल ऑर्गेनाइज प्लस टाइमिंग, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। फिर आता है इंगेजमेंट सेलेक्टेड फॉर इंस्पेक्शन इंक्लूड एटलीस्ट वन engagement फॉर ईच engagement पार्टनर ओवर इंस्पेक्शन साइकिल। 3 साल के अंदर एक इंगेजमेंट पार्टनर का एक एंगेजमेंट तो मॉनिटर होना ही चाहिए, ऐसे ही बोल रहा है ये MCQ। इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी एंड डिटरमाइन वेदर दे आर आइदर, अगर डेफिशिएंसी आती है तो उसको देखना पड़ेगा कि क्या इफेक्ट आ रहा है डेफिशिएंसी का, एंड वेदर दे आर आइदर, उस डेफिशिएंसी के चलते इन इंस्टेंसेस डू नॉट इंडिकेट क्वालिटी कंट्रोल इनसफिशिएंट, क्या वो डेफिशिएंसी से ऐसा लग रहा है कि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल पे कुछ इफेक्ट नहीं है, इनसफिशिएंटली इफेक्ट कर रहा है। सिस्मिक रिपीटेटिव और अदर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, जब हम लोग को करेक्टिव एक्शन तो लेने नहीं पड़ेंगे। At least annually firm to communicate result of monitoring to engagement partner plus CEO या फिर मैनेजिंग पार्टनर को एटलीस्ट एनुअली आपको एक बार तो कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा रिजल्ट ऑफ मॉनिटरिंग। इंफॉर्मेशन क्या क्या आप कम्युनिकेट करोगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसीजर परफॉर्म्ड, कंक्लूजन क्या हमने ड्रॉ किया था, डिस्क्रिप्शन ऑफ या फिर कोई रिपीटेटिव कुछ हुआ है तो आपने एक्शंस क्या क्या लिए, और डेफिशिएंसी क्या क्या थी। आपको रिकमेंडेशन देना पड़ेगा, रिकमेंडेशन करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन लेना पड़ेगा एक तो, अगर कुछ भी डेफिशिएंसी आ जाती है तो, और कम्युनिकेशन करना पड़ेगा फाइंडिंग्स टू द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग। चेंज टू क्वालिटी, आपको चेंज भी करना पड़ सकता है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को, या तो आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले लो हु फेल्स टू कंप्लाई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन सेट आउट मॉनिटरिंग प्रोसीजर, कैसे हम लोग ने प्रोसीजर परफॉर्म किए मॉनिटरिंग के, वो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। रिकॉर्ड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अडहेरेंस टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अप्रोप्रिएट डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर अप्रोप्रिएटली अप्लाइड, ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई डिफिशियंसी नोटेड, व्हाट फर्दर एक्शंस, आपने क्या उसके बाद एक्शंस लिए हैं। तो ये पूरा कंप्लीट होता है SQC1। फुल नोट्स आप देख लेना एक बार, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। ये सब मैंने वहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखा है, शॉर्ट में, ठीक है। तो मैं अब इसके बाद ऐसे 220 लेके आऊँगी, दोनों हद तक दोनों सेम ही हैं। ये फर्म का है, वो एंगेजमेंट पार्टनर पे होता है, मतलब उसके बारे में बताएगा। एंड थैंक यू।